हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्ट 1। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। नेशनलिज्म की ग्रोथ किस तरीके से हुई, आईएनसी का फॉर्मेशन कैसे हुआ और आईएनसी का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल रहा नेशनलिज्म की ग्रोथ में, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखिए जो ब्रिटिश थे, हम सभी को पता है, जब वो यहाँ पर आए थे तो किस लिए आए थे? एज अ ट्रेडर आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। फिर जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा भारत तो सोने की चिड़िया है ही, तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहिए और इसी के लिए उन्होंने एक्सपेंशन एंड एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। इकोनॉमिक कंडीशन जो थी हमारी, वो पूरी तरह से कह सकते हैं यहाँ की जो वेल्थ थी वो अपनी कंट्री के लिए यूज़ कर डाली। पूरी तरह से लायबल थे वो अपनी कंट्री के लिए। तो उन्होंने जो भी काम किए वो इंग्लैंड के वेलफेयर के लिए किए, यहाँ के लोगों के वेलफेयर से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी आई। और फिर हम देखते हैं 1857 का जो रेबल था वो होता है। 1857 का रेबल जो था काफ़ी बड़े लेवल पर था। हालांकि इसे सप्रेस कर दिया गया, बहुत बुरी तरह से सप्रेस किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रेबेलियन थे, जिन्होंने विद्रोह किया था, वो फेल हो गए। लेकिन यहाँ से उन्हें ये समझ में आ गया कि हमको इनसे छुटकारा चाहिए, और छुटकारा पाने के लिए क्या है, हम सभी को साथ में आना होगा। और इसी तरीके से हम देखते हैं 1885 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंडर में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं, और फिर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स, किस चीज़ के, जिन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म की ग्रोथ को प्रमोट किया, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, या कह सकते हैं ये फीलिंग जो थी वो लोगों के अंदर आई, लोग एक साथ आए। उसके लिए कौन से फैक्टर्स जो थे वो जिम्मेदार थे? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स थे। हम सभी ने देखा है जो ब्रिटिश थे वो किस किस तरीके से परेशान करते थे भारतीयों को, बस वही सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखिए जब वो आए थे, ट्रेड के लिए आए थे, फिर आगे उनका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये था कि यहाँ के लोगों को परेशान करना और यहाँ की जो इकॉनमी है उसे अपने हाथों में लेना, अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करना। और इसी तरीके से अपने मोटिव के अकॉर्डिंग उन्होंने शुरू किया यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ की पॉलिटिकल, यहाँ की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उसे उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो था वो यहाँ का शुरू किया। मेन पॉलिसी इन्होंने यही अडॉप्ट की कि एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया कैसा रहा भाई? इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया को उन्होंने इस तरीके से कर दिया कि यहाँ के वेलफेयर के लिए उन्हें कुछ नहीं करना था, जो भी करना था अपनी कंट्री के लिए। और इसी तरीके से यहाँ की जो इकॉनमी थी उसको उन्होंने पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया अपने फायदे के लिए, कि जैसे भी हो अपना फायदा हो, अपनी कंट्री का फायदा हो। और इसीलिए यहाँ की जो इकॉनमी थी उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने किया। यहाँ के जो रिसोर्सेज थे अपने अकॉर्डिंग उनका यूज़ किया। यहाँ के जो फार्मर्स थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो था वो चाहिए था, इसलिए यहाँ के जो फार्मर्स थे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया। मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो जमींदार्स वगैरह थे, ठीक है, तो इनके द्वारा जो यहाँ के फार्मर्स थे इनसे टैक्स जो था वो वसूलने का काम जो था वो शुरू हुआ। और उन्होंने बहुत बुरी तरह से यहाँ के जो फार्मर्स थे उनको परेशान करना शुरू किया। तो जो यहाँ के फार्मर्स थे उनको बुरी तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, टैक्स लगा दिया गया। अब वो अपनी मर्जी से खेती भी नहीं कर सकते थे, यानी कि खेत जरूर उनके होंगे। पहले क्या था, अपनी मर्जी से वो खेती करते थे। अभी क्या है, जो ये ब्रिटिश थे वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे।
किस तरीके से यहाँ के लोगों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किया जाए, अपनी जो कंट्री है वहाँ तक यहाँ की जो वेल्थ है वो पहुँचाई जाए, इसी के लिए वो स्टेप ले रहे थे। और जिसके लिए उन्होंने यहाँ के जो फार्मर्स थे उनके ऊपर दबाव डाला कि वो जूट, कॉटन, जिसकी कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसकी वो खेती करें। अब जूट और कॉटन की भी खेती करने के बाद ज़रूरी ये नहीं था कि भाई जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको बेचें, इस पर राइट होता था इन इंग्लिशमैन का, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए या इनकरेज करने के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। भाई जिस चीज़ की खेती वो चाहते थे वो यहाँ के लोगों से करवाते थे। यहाँ पर कॉटन, जूट, जिसकी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड थी, वो चीज़ें यहाँ से रेडी करवाने लगे। यहाँ से रॉ मटेरियल जो था वो अपनी कंट्री में भेजते थे। देखिए रॉ मटेरियल जो होता है हम सभी को पता है वो सस्ता होगा, उससे जो चीज़ बनेगी, जो गुड्स रेडी होंगे वो महंगे होंगे। तो वो लोग क्या करते थे कि यहाँ से जूट, कॉटन और भी चीज़ें जो हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, वो यहाँ रेडी करवाते थे और फिर अपनी कंट्री में भेजते थे। वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन था और इंडस्ट्रीज़ में धड़ाधड़ चीज़ें जो थी वो बनने लगी और फिर उसको वो क्या करते थे कि यहाँ से काफ़ी, देखिए अभी हम लोगों ने क्या बात की कि जूट एंड कॉटन इसकी वो खेती करवाते थे, तो इस तरीके से रॉ मटेरियल रेडी करवाया, अपने अकॉर्डिंग काफ़ी कम रेट पर यहाँ के लोगों से ले लिया, उसके बाद उसको अपनी कंट्री में भेजते थे। वहाँ पे गुड्स उनसे तैयार हो जाते थे और उससे जो तैयार गुड्स थे वो पूरा लाके यहाँ की मार्केट में डंप कर दिया जाता था और यहाँ पर महंगे रेटों में उसको बेचा जाता था। जैसे यहाँ के लोग पहले क्या थे, अब जो यहाँ पे तैयार हो रही चीज़ें उसका यूज़ करते थे। अब क्या है कि वहाँ पर मशीनों में बने हुए, जैसे हम ले सकते हैं कपड़े ही, कि यहाँ से कॉटन जो है रॉ मटेरियल के रूप में वहाँ गया, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में कपड़े जो हैं वो रेडी हो गए। अब वो पूरे कपड़े जो हैं वो यहाँ पर आ जाते थे, यानी इंडिया में आ जाते थे और ऊँची कीमतों पर बिकते थे, ठीक है। तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड सोल्ड एट हायर प्राइस इन इंडिया, और इस तरीके से इंडिया में वो बिकते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि पहले तो फार्मर्स जो थे उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, अपने अकॉर्डिंग खेती करवा रहे थे और उसको काफ़ी कम रेट पर लेते और अपने यहाँ भेज देते। दूसरा, यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, यहाँ के जो आर्टिसंस थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो उनके इंग्लैंड में गुड्स रेडी हो रहा था वो यहाँ की मार्केट में आ जा रहा था और यहाँ का रॉ मटेरियल भी सारा वो लोग भेज दिया करते थे। इस वजह से यहाँ की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो धीरे धीरे बंद होने लगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, ठीक है, फैक्ट्रीज भी यहाँ पर लग रही थी, जिनके ओनर जो थे वो मोस्टली कौन थे, यही इंग्लिशमैन थे, ठीक है। तो वो भी क्या करते थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ठीक है। तो फैक्ट्री वर्कर्स जो थे उनकी भी लाइफ जो थी वो अच्छी नहीं थी, वो भी इन्हीं इंग्लिशमैन के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी के तहत जो ब्रिटिश थे इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड क्या है कि भाई अगर कहीं पर कोई ट्रेड करता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, परमिशन ले लिया कि ये फ्री ट्रेड करेंगे, यानी कोई भी टैक्स नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ है, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। जो थोड़े बहुत पैसे इनको टैक्स पे देने पड़ते थे वो अब इनको नहीं देने पड़ रहे थे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोग जो थे वो ट्रेड कर रहे थे बट उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था। तो इस तरीके से फ्री ट्रेड की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की और अच्छी खासी वेल्थ जो थी उसका ड्रेन हुआ। दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, भाई धीरे धीरे क्या था, पहले इन्होंने क्या किया, बंगाल जो है वहाँ पर फ्री ट्रेड की परमिशन ली और धीरे धीरे जब पूरा अपना कब्जा हो गया फिर तो इनको कोई टैक्स जो था वो देने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो जहाँ पर भी ये अपॉइंट करते थे किसी को तो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। अब जो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उनकी सैलरी कहाँ से दी जाती थी, यहीं से दी जाती थी, यहीं की वेल्थ से। इस तरीके से यहाँ की जो वेल्थ थी, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो बड़ी तेज़ी से ड्रेन हुए, क्योंकि इन ब्रिटिशर्स की जो सैलरी थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो सैलरी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो इस तरीके से यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ का जो वेल्थ था वो काफ़ी तेज़ी से ड्रेन हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो जो एजुकेटेड इंडियन थे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, खास तौर से जो मिडिल क्लास के लोग थे वो। क्यों? क्योंकि भाई लोग जो थे वो पढ़ लिख गए थे लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा था। जॉब किसको मिलती थी, जो ब्रिटिश थे उनको, और अगर इंडियन को जॉब पे रखा भी जाता था तो लोअर पोस्ट उनको दी जाती थी और उनकी सैलरी भी काफ़ी कम होती थी। तो इससे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके अलावा
हम बात करें पहले के जो रूलर थे उनकी या आज जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसकी, क्या होता है कि टैक्स जो है वो पब्लिक से लिया जाता है और फिर पब्लिक के वेलफेयर के लिए उसका यूज किया जाता है। बट यहाँ पर क्या था कि टैक्स जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। और बात करें कि वेलफेयर के लिए काम, तो यहाँ पर कुछ भी, ना तो एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, ना इरिगेशन पे ध्यान दिया गया, ना अदर किसी फैसिलिटीज के पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई भी काम किए गए। इस वजह से क्या था, पब्लिक की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ती गई और एक तरीके से यहाँ की ये जो कंट्री थी ये पूरी तरह से कॉलोनाइज हो गई। कॉलोनाइज किसे कहते हैं कि जब कोई और कंट्री जो है वो किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेती है, उसे कहते हैं कॉलोनाइज करना। और इस तरीके से इन लोगों ने पूरी तरह से कॉलोनाइज कर लिया इंडिया को। यहाँ के चाहे ट्रेडर की बात करें, यहाँ के चाहे फार्मर्स की बात करें, या यहाँ के जो एजुकेटेड लोग थे, सभी लोग जो थे वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और फिर उन्हें एक ही रास्ता समझ में आने लगा कि अगर इनसे छुटकारा पाना है तो इनको ओवरथ्रो करना बहुत जरूरी है। तो अब लोगों को जब ये लगा कि भाई एक ही रास्ता है इनको ओवरथ्रो करना है, इसके अलावा समय समय पर एपिडेमिक्स, समय समय पर ड्रॉट, समय समय पर फेमाइन, इन सभी चीजों ने लोगों के अंदर और ज्यादा नाराजगी भर दी। अगला फैक्टर है इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट राइजिंग ऑफ 1857। 1857 ग्रेट राइजिंग का इफेक्ट देखा जाए तो इसका इफेक्ट जो था वो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि इस जो 1857 का ग्रेट राइजिंग था, जो इस समय रिवॉल्ट हुआ, ये बहुत बड़े लेवल का रिवॉल्ट था। इसमें सभी लोग जो थे वो साथ में आए, रिवॉल्ट हुआ बड़े लेवल का। किस लिए? जो ब्रिटिश थे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन उनके द्वारा किया जा रहा था, उनकी जो अत्याचारी पॉलिसीज थी, ट्राइनिकल पॉलिसीज जो उनकी थी, उनके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर इस रिवॉल्ट को रूथलेसली, बहुत ही बेरहमी से क्रश कर दिया गया। अब जब ये सारी चीजें हुई तो क्या जो ब्रिटिश हैं, जिस तरीके का उनका पहले का व्यवहार था, और जो इंडियन हैं उनका जो पहले का व्यवहार था ब्रिटिश के साथ, क्या वो उसी तरह रहेगा? नहीं, जाहिर सी बात है। यहाँ पर दोनों तरफ के बहुत सारे लोगों की जान गई, जहां से जो इंडियन थे बहुत ज्यादा हेट करने लगे इन ब्रिटिश से, और दूसरी तरफ ये जो ब्रिटिश थे ये इंडियन को शक की निगाह से देखने लगे। अभी तक क्या था भाई, अपर पोस्ट तो नहीं देते थे, जहां भी काम पर रखते थे इंडियंस को तो उनको लोअर पोस्ट देते थे, कम सैलरी देते थे। लेकिन अब वो शक की निगाह से देखने लगे, अब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं दे सकते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कितने बड़े लेवल का ये विद्रोह था और इसमें वो सभी लोग जो थे वो साथ में आ गए। तो यहाँ से लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई, जिसकी वजह से जो नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स थे वो स्ट्रांग हुए, और यहाँ से लोगों के अंदर कह सकते हैं एक जागरूकता आई, जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट हुए, वो राइज हुए। थर्ड है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश जो थे वो अपना साम्राज्य यहाँ पर बढ़ा रहे थे, कब्जा कर रहे थे, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनका शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। लेकिन यहाँ के जो लोग थे इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशनल मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट हुए। अब क्या था, लोगों ने पहली बार इस तरीके से देखा कि चाहे हम बात करें कहाँ, हिमालय से लेकर केप कॉमोरिन यानी कि कन्याकुमारी, कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो लोगों ने देखा कि उत्तर से लेके दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ, पूरा जो कंट्री है उस पे एक ही गवर्नमेंट जो है वो गवर्न कर रही है। यहाँ से लोगों के अंदर सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी जो था वो राइज हुआ, वो उनके अंदर इस तरीके की फीलिंग आई पॉलिटिकल यूनिटी वाली। पहले क्या था, पहले ये क्यों नहीं, ये सेंस जो था वो क्यों नहीं था? पहले इसलिए नहीं था कि लोग जो थे वो अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे और उसी के लिए वो लायबल थे, तो उन्हें जो था समझ में आता था बस अपना ये हिस्सा। अभी क्या है, अब उनको समझ में आ गया कि भाई कोई बाहर से आया जिसने पूरे कंट्री को अपने कब्जे में कर रखा है, यानी कि सबका दुख दर्द जो है वो एक जैसा है, और यहाँ से पॉलिटिकल यूनिटी जो है ये सेंस उनके अंदर आया। लोग यहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, किससे? यूनिफाई सिस्टम ऑफ किसका? लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। पूरी जो कंट्री है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म सिस्टम देखने को मिला। पहले क्या था भाई, अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग राज चल रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग
ये वाला पोर्शन जो है वो हैंडल कर रहा है, ये जिसकी रियासत है वो अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहा है। अब लोगों को यहाँ से पॉलिटिकल यूनिटी जो थी वो समझ में आने लगी। इसी दौरान ट्रेड, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक यूनिफिकेशन जो था ये भी हुआ। ठीक है, अब लोग जो थे, ठीक है, जो इंडियंस थे, जो पहले सिर्फ अपनी जो रियासतें थी उसके बारे में जानते थे, उसी को सोचते थे, अब उनको ये समझ में आने लगा कि पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, हम सभी एक नेशन बन के रहना ज़रूरी है। और अब वो सभी लोग जो थे वो वन नेशन के अकॉर्डिंग सोचने और एक्ट करने लगे, और लोग जो थे एक दूसरे से मिलने लगे। नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी इस तरीके से स्प्रेड होने लगी। भाई लोग एक दूसरे से मिलते, अपने विचार जो हैं उनको ट्रांसफ़र करते, और इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो स्प्रेड हुई। साथ ही साथ लोगों के अंदर नेशनल आउटलुक जो था ये डेवलप हुआ, जिसने कि लोगों को, ठीक है, जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था, जिसने लोगों को इनकरेज किया कि ये जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है इसको हमें ओवरथ्रो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से कॉलोनाइज करके रखा था, यानी कि यहाँ की जो इकॉनमी थी उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा था। जो उनकी इस तरीके की रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज थी, ठीक है, इसने लोगों के अंदर यानी इंडियंस के अंदर बहुत हेल्प की नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में। कैसे? जो उनकी रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, देखिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने कॉलोनाइज करके रखा था, किस लिए? अपने वेलफेयर के लिए, अपने हित के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। तो उसके लिए उन्होंने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की इस तरीके की कि जो इंडियन हैं वो क्या हो, ब्रिटिश नीड के सबसर्विएंट, यानी कि ब्रिटिश नीड्स के अधीन आकर काम करें, उनके अंडर में काम करें। इस तरीके की रिप्रेसिव पॉलिसीज उन्होंने लगाई। अब क्या था, यानी कि रॉ मटेरियल तुम मेरे अकॉर्डिंग रेडी करोगे, वो रॉ मटेरियल हम तुमसे अपने अकॉर्डिंग, अपने रेट के अकॉर्डिंग हम लेंगे, उसके बाद हम उसे अपनी कंट्री में भेजेंगे, वहाँ से जो रेडी गुड्स होंगे उसको हम तुम्हारे यहाँ लाकर बेचेंगे। ठीक है, तो हर तरीके से अपना प्रॉफिट देखने के लिए उन्होंने इस तरीके की पॉलिसीज़ जो थी अडॉप्ट की, जिसकी वजह से लोगों को चीज़ें जो थी वो तो समझ में आ ही रही थी कि किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ये जो पॉलिसीज़ थी, जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ की चीज़ें जो है कम रेट में ख़रीद के अपने यहाँ बेचा जा रहा है, अपने यहाँ उससे जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको लाकर यहाँ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी तरह से जो इकॉनमी थी उसे अपने कंट्रोल में ले रखा था, जिसकी वजह से ये क्या था, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, चाहे कह सकते हैं इंडिया का सोशल, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट था उसके लिए ये एक बड़ा बैरियर था। जाहिर सी बात है भाई, जब किसी के चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाएगा कोई और आके, ठीक है, दूसरी बाहर की कंट्री से कोई आया और वो क्या करेगा कि अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ चलाएगा, तो क्या उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा? किसी भी तरीके का नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो पॉलिसीज़ इनकी थी ये एक बड़ा बैरियर थी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। अब इन्हीं सारी पॉलिसीज़ के बीच में कुछ और घटनाएं होती हैं। लॉर्ड लिटन जो कि इंडिया के वायसराय थे 1876 टू 1880, ठीक है, तो इस दौरान ये क्या थे, इंडिया के वायसराय थे। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो यहाँ का रहा, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए इन्होंने कैटलिस्ट का काम किया, एक उत्प्रेरक का, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की ग्रोथ थी इसको एक तरीके से इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया। इनका एम नहीं था बढ़ावा देना, लेकिन जो इनके एक्ट थे उसने ऐसा काम किया। अभी क्या था, 1857 का जो रिवॉल्ट था उस दौरान क्या हुआ, उस रिवॉल्ट के दौरान क्या था, कंपनी का यहाँ पे शासन था और बहुत ज़्यादा उस समय में नुकसान हुआ, विद्रोह हुआ। अब समझ में ये आने लगा कि जो इंडियन है ये अब हमारे अगेंस्ट कभी भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे में जो इंग्लैंड था उधर से आदेश आया कि अब यहाँ पर कंपनी का रूल नहीं रहेगा, यहाँ पर रूल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्वीन जो है विक्टोरिया, उनका रूल रहेगा। इसी दौरान जो यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उसने क्या किया कि ग्रैंड दिल्ली दरबार जो था, किस लिए कि भाई अब यहाँ पर क्वीन का शासन होगा,
ठीक है, पार्लियामेंट का शासन होगा। तो जो उनकी क्वीन है, उनको इंडिया की क्वीन जो है प्रोक्लेम करने के लिए ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 का आयोजन किया गया। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं जब कोई फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो बड़ी तैयारियां होती हैं। अब यहाँ क्या था, यहाँ पर बाहर से शासन करने वाला जो पर्सन था, वो अब उसके हाथ में ही सारी चीज़ें थी, तो उसने अपने अकॉर्डिंग अपनी महारानी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उनके वेलकम के लिए पानी की तरह पैसे बहाए। कौन से पैसे? जो यहाँ की कंट्री के थे। तो ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा, ये ऐसा टाइम था, इसी दौरान क्या था, जो साउथ इंडिया है वहाँ पर फेमाइन वाली कंडीशन थी। वहाँ के लाखों लोग जो है, मिलियंस लोग जो है, वो क्या कर रहे थे, भूख से मर रहे थे। बहुत बड़ा अकाल उस समय था, फेमाइन बहुत बड़ा पड़ा था। और ऐसे में यहाँ का जो पैसा है वो इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और वो क्वीन जिसको कि यहाँ के लोग जो थे वो वेलकम तो नहीं करना चाहते थे, उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए इतना पैसा जो था वो खर्च किया गया, और यहीं के लोग जो थे वो भूखे मर रहे थे दूसरी तरफ। तो ऐसे में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आया। वर्नाकुलर प्रेस यानी कि लोकल प्रेस जो था, उन्होंने इनके अगेंस्ट लिखा। ठीक है, तो जब उन्होंने इस तरीके से किया तो यहाँ का जो वायसराय उस समय था, लॉर्ड लिटन, उसने क्या किया, 2 एक्ट ला दिए इंडियंस के अगेंस्ट। पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, कब लाया गया था, 1878। ध्यान रखना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। और इसी दौरान दूसरा एक्ट 1878 में ही इंडियन आर्म्स एक्ट, ये 2 एक्ट उसने लाए, जिसने कि कहते हैं कि आग में घी का काम किया, या फिर कह सकते हैं जले पर नमक छिड़कने का काम किया। किस तरीके से? भाई लोग जो थे वो इतने नाराज थे ही, ठीक है, आप, और इधर फेमाइन वाली कंडीशन थी, लोग भूखे मर रहे हैं, आप जबरदस्ती आके कॉलोनाइज करके रखें, फिर अपनी रानी के वेलकम पे उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपने इतना खर्चा किया। अब ये जो एक्ट था वो इसलिए था, वो सिर्फ इंडियंस के लिए था। पहला जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो इसलिए था कि कोई भी इंडियन प्रेस जो है वो किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसके अगेंस्ट या उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं लिख सकता है। अगर ऐसा करेगा तो उसका जो प्रेस है वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा एक्ट था इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 का ही ये भी है। ये क्या था कि कोई भी इंडियन जो है वो अपने पास कोई भी वेपन जो है बिना लाइसेंस का नहीं रख सकेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो क्राइम की श्रेणी में आएगा, क्रिमिनल की श्रेणी में आएगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज थी किस लिए? सिर्फ इंडियंस के लिए, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे उनके अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इन्फीरियरिटी जो थी वो आ गई। अब उन्हें ये समझ में आने लगा कि जो सारे नियम कानून हैं वो हम इंडियन के ही लिए हैं, जो ब्रिटिश हैं उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये चीजें जो थी उसने नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था उसके लिए कह सकते हैं कैटलिस्ट का काम किया। हालांकि ये जो एक्ट थे इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन, जिन्होंने इसको जो ये बिल था उसको निरस्त कर दिया। इसके अलावा कुछ और स्टेप्स थे जिसने कि नेशनलिस्ट मूवमेंट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प की। एक था इसी में से सिविल सर्विसेज, जिसमें कि मैक्सिमम एज जो थी वो थी 21, इसको रिड्यूस करके 19 कर दिया गया। अब ये क्या था? ये एक सोची समझी साजिश थी कि अगर हम लोग एज जो है वो रिड्यूस कर देंगे, अपने आप ही जो इंडियन है अगर हम उन्हें ऐसे मना करेंगे कि भाई आपको सिविल सर्विसेज में नहीं लिया जाएगा, तो विद्रो करेंगे। यहाँ पर एज हम लोग कम कर देंगे, एज लिमिट, तो खुद ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो सिविल सर्विसेज में वो नहीं आएंगे। अब ये चाल जो थी उनकी, ये तो लोगों को समझ में आ रही थी, तो इसने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी, फीलिंग जो थी, इसकी ग्रोथ में हेल्प की। नेक्स्ट, जो ब्रिटिश टेक्सटाइल जो था उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसे खत्म कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? भाई बाहर से जो चीज़ यहाँ आ रही है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, तो वो चीज़ यहाँ की मार्केट में सस्ती मिलेगी। और यहाँ का जो टेक्सटाइल था जो बाहर जाता था उस पर रोक भी लगा दी गई, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई कि वो चीज़ जो है वो इंग्लैंड की मार्केट में ना बिक पाए, और जिससे कि उनके जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लरिश हों। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है कि इंपोर्ट होकर बिना इंपोर्ट ड्यूटी लगे हुई चीज़ आएगी तो वो सस्ती मिलने लगी यहाँ की मार्केट में, और इस वजह से लोग जो थे वो उसको खरीदने लगे। अब इससे हुआ क्या? यहाँ के जो वीवर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, उन सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था उसकी ग्रोथ में हेल्प की। नेक्स्ट,
1883 में एक बिल आया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। ठीक है, क्या नाम था? इल्बर्ट बिल। ये बिल जो था सर सीपी इल्बर्ट के नाम पर बना। इस बिल का मतलब क्या था? ये बिल किस लिए लाया गया था? ये बिल लाया गया था, इस बिल को पेश करने का काम किया था लॉर्ड रिपन, जिन्होंने अभी हम लोगों ने देखा था जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था उसको निरस्त करने का काम किया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के बाद के वायसराय। तो लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने ये बिल जो था वो पेश किया। इस बिल में ये था, पहले देखिए क्या होता था, पहले ये होता था जो भी यूरोपियन ऑफिसर हो या जो भी पर्सन हो, उसने अगर कोई क्राइम किया है तो उसकी सुनवाई जब भी होती थी तो वो सिर्फ यूरोपियन मजिस्ट्रेट, यूरोपियन जज वही उसकी सुनवाई करते थे। अब क्या था, इस बिल के तहत जो इल्बर्ट बिल 1883 में लाया गया कि ये जो सुनवाई होगी इसमें इंडियन भी पार्टिसिपेट करेगा। तो जो ये बिल आया तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि ये चीज़ किसी को मंजूर नहीं थी कि जो यूरोपियन हैं उनका जो भी क्राइम होगा उसकी सुनवाई कोई इंडियन मजिस्ट्रेट करे। तो इस वजह से इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली बात की, जो इंडियन है वो हम पर राज नहीं कर सकते, वो सिर्फ इसलिए बने हैं कि हम उन पर राज करें, वो हमारी सुनवाई करने लायक है ही नहीं, इसलिए वो हमारी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, इसको वापस ले लिया गया, हालांकि कुछ चीज़ों के साथ इसको बाद में मंजूरी मिली। तो ये सीपी इल्बर्ट बिल जो था, इससे जो इंडियन थे उनको ये समझ में आ गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें कि ये बहुत ज़्यादा है, कि क्या हम लोग इतने अयोग्य हैं कि जो क्रिमिनल है, यूरोपीय क्रिमिनल है, हम उसकी सुनवाई भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी नेशनलिस्ट मूवमेंट की ग्रोथ को हेल्प मिली। नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ है बाइंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहा नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था इसकी ग्रोथ के लिए। कैसे? हम सभी को पता है कि इस दौरान हम बात करें रेलवे की, हम बात करें पोस्ट की, हम बात करें टेलीग्राफ की, इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी इनका विकास हुआ। क्यों? जो ब्रिटिश थे वो हमारे लिए नहीं कर रहे थे, यूज़ ज़रूर हम सभी कर रहे थे, बट ये चीज़ वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। भाई ट्रेड कर रहे थे, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह आना, ठीक है, हर एक चीज़ था यहाँ पर, वो राज कर रहे थे, तो अपनी चीज़ों को हैंडल करना, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। टेलीग्राफ, पोस्ट और मतलब कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट मींस जो थे ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए। अब इसका यूज़ जो था वो तो सभी कर रहे थे, तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो मैसेजेस थे वो लोगों तक पहुंचाने में इन मींस का बहुत ज़्यादा, इन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। क्यों? पहले क्या था, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था, बहुत समय भी लगता था, लोग इस तरीके से प्लान भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि भाई कितना समय लगेगा, ठीक है, कितनी मुश्किल होगी हर एक चीज़। अभी क्या है, लोगों की पूरी कंट्री की प्रॉब्लम जो थी वो सेम थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना अब आसान था। रेलवे, भाई रेलवे से क्या है, लोग जो थे वो जल्दी पहुंच सकते थे। पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, इस सभी के माध्यम से लोग जो थे वो मैसेजेज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते थे। अब क्या था, सबकी प्रॉब्लम थी ब्रिटिश रूल, सभी चाहते थे जो ब्रिटिश रूल है इसे क्रश कर दिया जाए, इसको ओवरथ्रो कर दिया जाए। तो इसके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करना, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, ये सारी चीज़ें अब इन मीन्स के, इन रिसोर्सेज की वजह से क्या था, ईजी हो गई थी, और इसने हेल्प की। भाई लोग अब डिस्कस कर सकते थे, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते थे, जिसकी वजह से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की ग्रोथ थी इसमें हेल्प मिली। नेक्स्ट यानी कि सिक्स्थ है वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन जो था इसने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। कैसे? देखिए, जब नई शिक्षा नीति आई, ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें कहा गया कि जो एजुकेशन का मीडियम होगा वो होगा इंग्लिश, हम उसी को जॉब देंगे जो कि हमारे मीडियम से पढ़ा हुआ होगा। तो ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था? जो ब्रिटिश थे उनका मोटिव ये था कि इस तरीके से हम अपने लिए लॉयल लोग जो है वो रेडी करेंगे। भाई ऊंची पोस्ट तो नहीं देंगे, हम देंगे
लोअर पोस्ट ही, हम बनाएंगे क्लर्क, लेकिन वो हमारे लिए लायबल होंगे। साथ ही साथ अपनी मार्केट के लिए हम बायर भी रेडी करेंगे, क्योंकि जो भाई हमारे मीडियम से पढ़ेगा उस पर हमारा इन्फ्लुएंस होगा, तो वो हमारे जैसी चीज़ें ही यूज़ करना चाहेगा। तो हमारे लिए क्या है, लॉयल लोग जो है वो भी रेडी हो रहे हैं, हमारी मार्केट के लिए बायर भी रेडी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोचते हुए उन्होंने किया कि मीडियम जो है वो इंग्लिश होगा एजुकेशन का। अपना प्रॉफिट उन्होंने देखा। यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हम लोगों ने विरोध किया, बट ये चीज़ जो थी वो हमारे लिए बून की तरह, एक वरदान की तरह साबित हुई। जो ब्रिटिश थे उनकी जो थिंकिंग थी उसके लिए रिजल्ट जो रहा वो बिल्कुल ही अपोजिट रहा। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि लोग जो है वेस्टर्न कल्चर जो है उसे अडॉप्ट करेंगे, इंडियन जो है वो हमारे लिए लॉयल रहेंगे, ऐसा ऐसा सोचा था, लेकिन सब कुछ इसके उल्टा हुआ। कैसे? लोग पढ़ लिख गए। अब पढ़ने लिखने से क्या है, सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो अब लोग जो पढ़ लिख रहे हैं मॉडर्न होने लगे, उनकी थॉट्स जो थे वो मॉडर्न होने लगे। क्या चीज़ें हमारे सोसाइटी में गलत चल रही हैं, क्या सही चल रही है, ये समझ में आने लगा। लोग चीज़ों के लिए तर्क करने लगे, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस तरीके से तर्क करने लगे। सेकुलरिज्म जो था वो उनको समझ में आने लगा, ठीक है। इसके अलावा रिलीजन जो है उसकी जो बुराइयां हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी। साथ ही साथ इसी दौरान रेवोल्यूशन चल रहे थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन। इससे क्या हुआ, इससे लोगों को चीज़ों के बारे में समझ में आने लगी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स जो थे अब लोगों को समझ में आने लगे। फ्रीडम, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक सोसाइटी में होनी चाहिए, भाईचारा, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अब इसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा। दूसरी तरफ भाई बहुत सारे जो थिंकर्स थे, जैसे वॉल्टेयर हो गए, रूसो हो गए, मिल हो गए, मिलेट, बर्क, इस तरीके से बहुत सारे जो थिंकर्स थे उनको लोगों ने पढ़ना शुरू किया। उनको अपना आइडल समझने लगे, लोग आइडल मानने लगे, क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिखी थी, जो सोसाइटी थी उसके बारे में कह सकते हैं सोचने समझने की क्षमता जो थी वो उनकी डेवलप होने लगी। तो इससे भी उनके माइंड जो थे वो ओपन होने लगे। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसने लोगों को कनेक्ट करने का काम भी किया। कैसे? देखिए, पहले क्या था, लोग अलग अलग रीजन में थे, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस थी, जैसे पंजाबी हो गई, मराठी हो गई, कन्नड़ हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे। लोग अपने जो थॉट्स थे वो ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। अब क्या था कि अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, कोई ही होता है जो कि दूसरे रीजन की लैंग्वेज को जान रहा है, लेकिन हर रीजन की लैंग्वेज को वो नहीं जान रहा है। अब क्या था कि मीडियम कर दिया गया जब इंग्लिश, तो एक लैंग्वेज ये जो थी उसने क्या किया, यूनिटी दिखाई, ठीक है, कि पूरी कंट्री में एक लैंग्वेज ऐसी थी जो सभी रीजन में रहने वाले लोगों को आ रही थी। सभी लोगों को नहीं आ रही थी, लेकिन हर रीजन के लोगों को आ रही थी, क्योंकि मीडियम कर दिया गया था इंग्लिश, ठीक है। अब क्या था कि जब इंग्लिश कर दिया गया मीडियम, मान लीजिए जैसे कोई पंजाबी बोलता है, ठीक है, उसे पंजाबी आती है, साथ ही साथ उसे अब क्या आ रही, इंग्लिश आ रही है। दूसरी तरफ तमिल बोलने वाला पर्सन है, साथ ही साथ उसको दूसरी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश आ रही। अब दोनों अपने जो थॉट्स हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे जो पंजाबी बोल रहा है उसने अपने थॉट्स जो हैं वो तमिलियन को बता दिए, किससे, इंग्लिश के मीडियम से, क्योंकि दोनों को इंग्लिश आती है। इसको तमिल नहीं आती, इसको पंजाबी नहीं आती, बट इंग्लिश दोनों को आ रही है, तो अपने थॉट्स ये ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब क्या हुआ, तमिलियन जो है उससे थॉट्स ट्रांसफ़र हुए। तमिलियन जो है इंग्लिश में उसने सुना, बट उसे तमिल आती है, तो बाकी तमिलियन जो है उनसे वो अपनी लैंग्वेज जो है, अपनी जो बातें हैं वो शेयर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश जो रही वो लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई कि लोग जो थे अपने थॉट्स एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करने लगे, और इसने नेशनल यूनिटी में बहुत बड़ा योगदान दिया इस तरीके से। चलिए बात करते हैं 7th, इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर। इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। कैसे? देखिए बच्चों, जब अगर मुझे अपनी बात पहुंचानी हो किसी तक, ठीक है, तो अब आज के टाइम में तो खैर मीडियम जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, चीज़ें जो है वो सेकंड में लोगों तक पहुंच जाती है। बट उस समय की अगर बात करें, अपने थॉट्स किसी तक पहुंचाने हैं तो 2-4 लोगों से मिले, या कभी कभी मीटिंग हुई, मीटिंग जो है वो हर रोज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो अपने थॉट्स नहीं पहुँचाए जा सकेंगे उतनी तेज़ी से। लेकिन प्रेस जो ये मीडियम है, प्रेस एंड लिटरेचर
ऐसा मीडियम है कि कोई चीज़ जो है वो एक बार लिख दी गई वो दूर दूर तक आसानी से पहुंच जाएगी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी समय पहुंचेगी, वो बाद तक भी लोगों तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर जो है इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा लोगों के अंदर पैट्रियटिज्म की फीलिंग, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें बढ़ाने में बहुत बड़ा इसका रोल रहा। कुछ न्यूज़पेपर जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, द पैट्रियट, द मराठा, द केसरी, द आज़ाद, द इंडियन मिरर, द ट्रिब्यून, द एडवोकेट, द कोहिनूर एक्सेट्रा, इस तरीके से बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह उस समय थे जिसने कि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप की। ये जो इस तरीके के ये न्यूज़पेपर थे जिसने कि जो ब्रिटिश थे सिर्फ उनकी जो अत्याचार वाली पॉलिसीज़ थी या कह सकते अनजस्ट पॉलिसीज़ जो थी सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ ही नहीं किया, बल्कि इसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल जो था वो प्ले किया कि लोगों के अंदर पैट्रियटिज्म जो है वो डेवलप हो सके, लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ सके, अपने जो नेशन है उसके लिए यूनिटी की फीलिंग आ सके, उसमें इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसी दौरान तिलक की केसरी और मराठा जो ये वीकली न्यूज़पेपर थे इसने लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, इसने लोगों के अंदर एक प्राउड मोमेंट लाया। ये आपको ध्यान रखना है, केसरी और मराठा क्या था, ये वीकली न्यूज़पेपर थे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा निकाले जाने वाले, जिसमें कि केसरी जो था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, मराठा जो कि मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, तो ये इनके द्वारा निकाला गया जिसको कि भाई थॉट्स जो थे वो लोगों तक पहुंचे और लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए और इसने लोगों के अंदर एक अपनी कंट्री के लिए प्राउड मूवमेंट लाया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, ठीक है, तो उनके थॉट्स लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी, इस समय में देखा जाए तो बहुत सारे लिटरेचर जो थे वो भी नेशनलिस्ट लिटरेचर जो थे वो भी काफ़ी क्वांटिटी में लिखे गए। जैसे कि हम बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखे हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखे हुए, विष्णु शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को तो आप लोग अपनी हिंदी की बुक में आपने पढ़ा भी होगा इनका लेख, दीनबंधु मित्रा, हाली, सर सैयद अहमद खान एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे राइटर थे जिन्होंने इस दौरान बहुत सारे लिटरेचर लिखे और लोग जो थे इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। भाई लोगों के पास अच्छे अच्छे थॉट्स पहुंचते थे तो लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए, अपनी कंट्री के लिए प्राउड मोमेंट उनके अंदर आया, अपनी कंट्री के लिए अब लोगों को समझ में आने लगा कि वो सैक्रिफाइस जो है वो कर सकते हैं, यानी कि अब लोगों को ये समझ में आ रहा था कि अपनी कंट्री जो है उसे आज़ाद कराना है। नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो उनके अंदर डेवलप हो रही थी जिसके लिए वो सैक्रिफाइस करने को एकदम तैयार थे। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने बंगाली में लिखा था आनंद मठ, जिसको कि उस समय में कह सकते हैं मॉडर्न बंगाली का बाइबल जो था वो समझा जाने लगा। बाइबल जो कि एक रिलीजियस बुक जिसमें कि लोगों का बहुत ज़्यादा फेथ था, उसी तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखी हुई आनंद मठ को लोग जो थे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। इसमें लिखा हुआ वंदे मातरम, आपको पता होगा वंदे मातरम जो है वो क्या है, हमारा नेशनल सॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, जो किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। इससे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।